चिलचिलाती धूप और भयंकर गर्मी के कारण पहाड़ों वाले घने जंगल का बुरा हाल था। सभी पक्षियों के सूखे घोंसले टूट रहे थे और भोजन पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ था। टुन्नू जी, इस बार की गर्मी तो हमारे घोंसले को राख बना देगी। हमें अपने बच्चों, गुड़िया और कुकू के लिए कुछ ऐसा बनाना होगा जो इस तपती धूप को झेल सके। तुम ठीक कह रही हो रानू, लेकिन लकड़ी और घास फूस के घोंसले तो दिख ही नहीं पा रहे। फिर हम ऐसा क्या बनाएं जो हमारे बच्चों को ठंडक दे सके? मामा, मैंने नदी के पास वाली घाटी में बहुत ही सुंदर और गाढ़ी पीली मिट्टी देखी है। क्यों ना हम सब मिलकर उस मिट्टी से एक मजबूत घर बनाएं? हाँ पापा, पीली मिट्टी का घर बहुत ठंडा रहेगा और तेज आंधी में भी हमारा घर पैर से नीचे नहीं गिरेगा। वाह मेरे लालो, तुम दोनों ने बहुत ही समझदारी की बात कही है। चलो टुन्नू जी, बिना देर किए हम नदी की घाटी से पीली मिट्टी लाने का काम शुरू करते हैं। नदी के किनारे चारों तरफ फैली चमकीली पीली मिट्टी को देखकर पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है। रानू चिड़िया और टुन्नू चिड़ा अपनी छोटी छोटी चोंच में मिट्टी भर भर कर ऊंचे सुरक्षित स्थान पर ले जाने लगते हैं। बच्चे भी अपनी क्षमता के अनुसार सूखी लकड़ियाँ और पत्तियाँ इकट्ठा करने में माता पिता की मदद करते हैं। रानू, ये मिट्टी सचमुच बहुत अनोखी है। इसमें एक अलग ही तरह की चमक और सौंधी खुशबू आ रही है। हाँ टुन्नू जी, मुझे तो लगता है कि प्रकृति ने खुद हमारी मदद के लिए ये ठंडी मिट्टी यहाँ भेजी है। चलिए, सूरज ढलने से पहले हमें इसकी पहली परत तैयार करनी होगी। पापा, देखो मैं कितनी बड़ी सूखी लकड़ी खींच कर लाया हूँ। ये हमारे घर की सीढ़ियों को मजबूत सहारा देगी। और मम्मा, मैंने घर को सजाने के लिए सुंदर जंगली फूल भी चुने हैं। इन्हें हम मिट्टी की दीवारों पर लगाएंगे। शाबाश, तुम्हारी ये मेहनत बेकार नहीं जाएगी। बस कुछ ही दिनों में हमारा सपनों का आशियाना बनकर तैयार हो जाएगा। घर का काम शुरू करने के बाद रानू चिड़िया सुबह सुबह जंगल के एक कोने में उगे हरे बांस के झुरमुट के पास पहुंचती है। रानू को मिट्टी के घर के साथ साथ बांस की पतली खपच्चियों से मजबूत और सुंदर टोकरियां बुनने का भी अनोखा हुनर आता है। वो कुछ सूखे और मजबूत बांस के टुकड़े अपनी चोंच से काटकर इकट्ठा करने लगती है। खेत में जो सब्जियां उगेंगी उन्हें रखने के लिए मुझे मजबूत टोकरियों की जरूरत होगी। बांस की ये टोकरियां बहुत लंबे समय तक चलेंगी। रानू, तुम्हारा ये टोकरी बनाने का हुनर सचमुच हमारे बहुत काम आता है। जब तक तुम टोकरियां बुनोगी, मैं मिट्टी की दीवारों को पानी देकर पक्का कर लेता हूँ। मम्मा, मुझे भी बांस की पतली डंडियों को आपस में जोड़कर टोकरी बुनना सिखाओ ना। ये बहुत मजेदार लग रहा है। हाँ मेरी बच्ची, क्यों नहीं। बस इन डंडियों को एक के ऊपर एक ऐसे फंसाना होता है। देखो कितनी सुंदर टोकरी का आकार बनने लगा है। दूर एक सूखे पेड़ पर बने अपने जर्जर घोंसले से कालू कौवा और गोरी कौवी रानू के परिवार को काम करते हुए देख रहे थे। रानू को एक साथ मिट्टी का घर बनाते और बांस की टोकरियां बुनते देख दोनों के मन में जलन होने लगती है। कालू हमेशा की तरह दूसरों की तरक्की देखकर कोई न कोई नुकसान पहुंचाने की योजना बनाने लगता है। कालू देखो, रानू चिड़िया और उसका पूरा परिवार इस भीषण गर्मी में भी पागलों की तरह मिट्टी ढोने और टोकरियां बनाने में लगा हुआ है। अरे गोरी, चिड़िया जात बुद्धि से छोटी ही होती है। इस सूखी गर्मी में मिट्टी का घर भला कैसे टिकेगा? 2 दिन में सूख कर बिखर जाएगा और टोकरियां चूहे कुतर देंगे। पर कालू, अगर उनका घर सचमुच बन गया और वो हमारे घोंसले से ज्यादा ठंडा रहा तो पूरे जंगल में रानू की ही वाहवाही होगी। तुम चिंता मत करो गोरी, हम चुपचाप तमाशा देखेंगे। जैसे ही इनका घर और टोकरियां तैयार होंगी, हम उन्हें बर्बाद करने का कोई न कोई बहाना ढूंढ ही लेंगे। कई दिनों की अटूट मेहनत के बाद आखिरकार
रानू चिड़िया का 2 मंजिला अनोखा मिट्टी का घर बनकर तैयार हो जाता है। हैरानी की बात ये थी कि उस घर के बनते ही उसमें 2 बड़ी चमकीली आंखें उभर आती है। रानू चिड़िया उस जादुई घर के चारों तरफ बैंगन और लौकी की खेती शुरू कर देती है और अपनी बनाई टोकरियों को आंगन में सजाती है। टुन्नू जी, जरा देखिए तो, हमारा मिट्टी का घर तो जिंदा लग रहा है। इसकी आंखें और मुस्कान कितनी सजीव हैं। ये तो सचमुच एक चमत्कार है रानू। हमारी सच्ची मेहनत और तुम्हारी बनाई इन खूबसूरत बांस की टोकरियों ने पूरे आंगन की शोभा बढ़ा दी है। मम्मा, हमारे घर के चारों तरफ की सब्जियां भी कितनी बड़ी हो गई हैं। देखो कितने सुंदर और बड़े बैंगन उगे हैं। अब मैं इन ताज़ा बैंगनों को तोड़कर मम्मा की बनाई हुई इस सुंदर बांस की टोकरी में सजा कर रखूंगा। पापा देखो, ये कितनी बड़ी टोकरी है। हाँ बेटा, ये घर और हमारा हुनर ही अब हमारी रक्षा और पेट दोनों का ध्यान रखेगा। चलो सारी सब्जियां टोकरी में भर लेते हैं। रात के घने अंधेरे में कालू कौवा दबे पांव रानू चिड़िया के मिट्टी के घर की तरफ बढ़ता है ताकि सब्जियां और टोकरियां चुरा सके। जैसे ही वो खेत से बैंगन तोड़ने और सुंदर टोकरी को उठाने के लिए आगे बढ़ता है, जादुई मिट्टी का घर अपनी आंखें खोल लेता है और पूरी जमीन हिलने लगती है। अरे बाप रे, ये क्या हुआ? अचानक जमीन क्यों हिल रही है? मुझे तो बस ये टोकरी चाहिए थी। मूर्ख कालू, तू यहाँ चोरी करने और मेरे प्यारे परिवार की मेहनत की टोकरियाँ और सब्जियाँ चुराने आया है। तुझे तेरी इस हरकत की सजा मिलेगी। बचाओ, ये घर तो बोल रहा है। भूत भूत, मुझे यहाँ से भागना होगा वरना ये मुझे जिंदा दफन कर देगा। भाग कालू भाग। अगर दोबारा इस तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मेरी ये सीढ़ियाँ तुझे जंगल के पार फेंक देंगी। डरा सहमा कालू कौवा सुबह होते ही पूरे जंगल के सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी उल्लू बाबा की कुटिया की तरफ दौड़ता है। वो हांफते हुए उल्लू बाबा को रात की पूरी घटना बताता है, लेकिन अपनी चोरी और लालच की बात चालाकी से छुपा जाता है। उल्लू बाबा अपनी बड़ी आंखों से कालू के झूठ को भांप लेते हैं और उसे डांटते हैं। उल्लू बाबा, अनर्थ हो गया। रानू चिड़िया ने जंगल में एक ऐसा भूतिया मिट्टी का घर बनाया है जो रात को बोलता है और हमला करता है। शांत हो जाओ कालू, इस जंगल में कोई भूत नहीं रहता। मुझे सच सच बताओ कि तुम रात के अंधेरे में रानू के घर और उसकी टोकरियों के पास क्या कर रहे थे? मैं तो बस वहाँ से गुजर रहा था बाबा। तभी उस घर ने मुझ पर अपनी भयानक आंखें खोल दी। कालू, तुम मुझसे झूठ बोल सकते हो पर उस जादुई घर से नहीं। वो घर और रानू की टोकरियाँ उसकी पवित्र मेहनत से बनी हैं। वो सिर्फ चोरों के लिए काल है। जंगल के सुदूर छोर पर सूखी पत्तियों और घनी झाड़ियों के बीच एक विशाल और दुष्ट काला नाग रेंग रहा था। वो कई दिनों से भूखा था और अपनी चमकीली आंखों से किसी बड़े शिकार की तलाश कर रहा था। तभी कालू कौवा का भेजा हुआ उसका शातिर दोस्त जंगली तोता एक गहरी साजिश के तहत वहाँ पहुँचता है। नागराज प्रणाम, मैं यहाँ आपको एक बहुत ही जरूरी और काम की खबर देने आया हूँ जिससे आपकी कई दिनों की भूख पल भर में मिट जाएगी। बोल तोते, क्या खबर लाया है? अगर तेरी बात झूठी निकली तो आज मैं तुझे ही अपना निवाला बना लूंगा। नहीं नागराज, रानू चिड़िया ने मैदान में एक नया मिट्टी का घर बनाया है जहाँ उसके 2 छोटे छोटे बच्चे गुड़िया और कुकू अकेले खेल रहे हैं। वे बहुत मोटे और ताजा हैं। बेहतरीन खबर है, लेकिन मैंने सुना है कि रानू का वो मिट्टी का घर जादुई है। क्या मुझे वहाँ कोई खतरा है? सच कहूँ तो नागराज, वो घर और रानू की बनाई चीजें साधारण नहीं हैं। वे खुद अपनी रक्षा करती हैं। मैंने तो कालू के कहने पर आपको रास्ता बता दिया, लेकिन वहाँ जाना अपनी मौत को दावत देना भी हो सकता है। आगे आपकी मर्जी। मैं इस जंगल का सबसे जहरीला राजा हूँ। मुझे कोई मिट्टी का खिलौना नहीं डरा सकता। आज रात उन बच्चों का शिकार पक्का है और उस घर का विनाश भी। सूरज ढलते ही कालू नाग चुपके से रानू के खेत में घुस जाता है और बैगन की बड़ी पत्तियों के पीछे छिप जाता है। गुड़िया और कुकू पास ही में रखी बांस की खाली टोकरियों के साथ खेल रहे थे और उन्हें खतरे का अंदाजा नहीं था। लेकिन जादुई मिट्टी का घर
खतरे को भांपकर तुरंत जाग उठता है और जोर जोर से हिलने लगता है। रानू, टुन्नू, जल्दी बाहर आओ। तुम्हारे बच्चों के पास एक दुष्ट काला नाग छिपकर बैठा है। उन्हें तुरंत सुरक्षित अंदर बुलाओ। कुकू, गुड़िया, खेल बंद करो और तुरंत घर के अंदर भागो। अपनी टोकरियाँ वहीं छोड़ दो और जल्दी करो बच्चों। अरे बाप रे, वो देखो, बैंगन के पौधों के पास कितना बड़ा काला सांप फन फैलाए खड़ा है। रानू, हमें कुछ करना होगा। तुम मुझसे बचकर नहीं भाग सकते बच्चों। आज मैं तुम्हें अपना भोजन बनाकर ही दम लूंगा। जैसे ही बच्चे घर के अंदर भागते हैं, जादुई मिट्टी का घर अपना दरवाजा बंद कर लेता है और खिड़कियों को कस लेता है। काला नाग गुस्से में आकर मिट्टी की दीवार पर अपना फन मारता है, लेकिन दीवार इतनी मजबूत थी कि सांप का सिर ही चोटिल हो जाता है। ये मिट्टी की दीवार है या कोई लोहे की ढाल? मेरा सिर फट गया और ऊपर से ये सारे पक्षी मुझ पर हमला कर रहे हैं। काले नाग, अभी भी वक्त है यहाँ से भाग जाओ, वरना हमारे इस जादुई घर के प्रकोप से तुम जिंदा नहीं बचोगे। जादुई मिट्टी के घर की मजबूत दीवार से टकराकर और पक्षियों के पत्थरों से घायल होकर काला नाग अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलता है। जंगल के घने अंधेरे में रेंगते हुए उसके मन में रानू के बच्चों से ज्यादा कालू कौवा और जंगली तोते से बदला लेने की आग सुलग रही थी। वो गुस्से में फुफकारते हुए उन दोनों गद्दारों को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। कालू कौवा और जंगली तोते, तुम दोनों ने मुझसे झूठ बोला कि वो घर साधारण है। आज मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी पहाड़ों के रास्ते पर काला नाग को घबरा कर भागता हुआ वही जंगली तोता मिल जाता है, जो पेड़ की आड़ में छिपने की कोशिश कर रहा था। नाग पलक झपकते ही अपनी पूंछ से जंगली तोते को दबोच लेता है और उसे कसने लगता है। तोता दर्द से चिल्लाता है और अपनी जान बचाने के लिए कालू कौवे का सारा सच उगल देता है। नागराज, मुझे छोड़ दो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे माफ कर दो। चुप कर धोखेबाज, बता कहाँ है वो कालू कौवा जिसने मुझे उस जादुई घर से पिटवाने के लिए भेजा था। नागराज, ये पूरा प्लान कालू कौवे का ही था। वही रानू के मिट्टी के घर और उसकी बांस की टोकरियों से जलता था। वो इस समय सूखी नदी के किनारे अपने पुराने पेड़ पर छिपा बैठा है। मुझे छोड़ दो। तो वो कालू सूखी नदी के पास छिपा है। आज उसका काल बनकर मैं खुद वहां पहुंचूंगा। दूसरी तरफ कालू कौवा अपने पेड़ की डाल पर बैठा हुआ बेसब्री से नाग के लौटने का इंतजार कर रहा था। तभी जंगली तोता उड़ता हुआ हांफते हुए कालू के पास पहुंचता है और उसे बताता है कि नाग वाला पूरा प्लान फेल हो चुका है और नाग उसे मारने आ रहा है। ये सुनकर कालू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो घबराकर कांपने लगता है। कालू, अनर्थ हो गया, भागो यहाँ से। वो नाग वाला पूरा प्लान फेल हो गया। रानू का घर जादुई है, उसने नाग का सिर फोड़ दिया। क्या वो विशाल काला नाग भी उस मिट्टी के घर को नहीं तोड़ पाया? अब हमारा क्या होगा? नाग को पता चल गया है कि तुमने उसे भेजा था। वो गुस्से में तुम्हें ढूंढता हुआ इसी तरफ आ रहा है। मैं तो अपनी जान बचाकर भाग रहा हूँ। अरे बाप रे, अगर नाग यहाँ आ गया तो वो मुझे चबा जाएगा। मुझे रानू के घर को गिराने और नाग से बचने के लिए तुरंत जंगली चूहों के राजा के पास जाना होगा। वही इस मिट्टी के घर की नींव को कुतरकर गिरा सकते हैं। कालू कौवा अपनी जान बचाने और रानू से बदला लेने की आखिरी उम्मीद लेकर जंगल के सबसे खतरनाक जंगली चूहों की गुफा में पहुंचता है। वहां सैकड़ों नुकीले दांतों वाले जंगली चूहे सो रहे थे। कालू चूहों के सरदार के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगता है और उन्हें रानू के खेत का लालच देता है। चूहों के महाराज, मेरी रक्षा कीजिए। रानू चिड़िया ने मैदान में एक बहुत बड़ा मिट्टी का घर बनाया है, जहाँ अनाज और सब्जियों का ढेर लगा है। तो हमें क्यों बता रहे हो कालू? हम बिना वजह किसी के मामले में नहीं पड़ते। महाराज, वो मिट्टी का घर बहुत जादुई है और उसने मुझे और काले नाग को हरा दिया है। अगर आप अपने चूहों की सेना लेकर
उसकी मिट्टी की नींव को नीचे से कुतर दें तो वो घर ढह जाएगा और उसकी बांस की टोकरियों में रखा सारा अनाज आपका हो जाएगा। अनाज का ढेर और टोकरियाँ, ये तो बहुत ही बढ़िया सौदा है। चलो चूहों, अपनी सेना तैयार करो। आज रात हम उस मिट्टी के घर की जड़ें खोद देंगे। कालू कौवा भी एक ऊंचे पेड़ पर छिपकर बड़े चाव से ये तमाशा देख रहा था। चूहों के सरदार, देर मत करो, जल्दी से इस मिट्टी की नींव को कुतरना शुरू करो, इससे पहले कि सुबह हो जाए और बाकी पक्षी जाग जाएं। चूहों की सेना, हमला करो। इस घर के नीचे जितनी भी मिट्टी है उसे अपने तेज दांतों से चबाकर खोखला कर दो। रानू हाथ में अपनी बनाई हुई बांस की एक सुंदर लाल टोकरी लेकर बाहर आती है। जैसे ही चूहों के सरदार की नजर रानू चिड़िया के चेहरे पर पड़ती है, वो मिट्टी कुतरना छोड़कर चौंक जाता है। उसे पुरानी यादें आ जाती हैं कि ये तो वही रानू है जिसने सालों पहले एक मुश्किल वक्त में उसकी जान बचाई थी। रुको, रुक जाओ मेरे सैनिकों, कोई भी इस घर की 1 इंच मिट्टी को भी हाथ नहीं लगाएगा। रानू, क्या ये तुम हो? चीकू चूहे भाई, तुम यहाँ इस वक्त? और तुम्हारी ये चूहों की सेना हमारे घर को गिराने क्यों आई है? रानू बहन, मुझे माफ कर दो। सालों पहले जब अकाल पड़ा था तब तुमने अपनी टोकरी भर भर कर हमें अनाज दिया था और चील से हमारी जान बचाई थी। हम अपनी ही रक्षक का घर तोड़ने चले आए। ओए धोखेबाज कालू, तूने हमसे अपनी दुश्मनी का बदला लेने के लिए हमारी सबसे पुरानी और प्यारी दोस्त रानू का इस्तेमाल करना चाहा। अरे, ये चूहे तो रानू के पुराने वफादार निकले। भागो यहाँ से। कालू कौवा और हफ्ता हुआ अपने घर जाता है। वहाँ गोरी कौवी भूख और भीषण गर्मी के कारण बेहाल पड़ी थी। कालू, अब गुस्सा और जलन छोड़ने का समय आ गया है। अगर आज हमें कुछ खाने को नहीं मिला तो हम सचमुच मर जाएंगे। कालू और गोरी रोते हुए रानू के मिट्टी के घर के सामने आकर बैठ जाते हैं और अपनी गलतियों की माफी मांगते हैं। रानू बहन, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे प्रति हमेशा बैर रखा, लेकिन आज हमारी जान सिर्फ तुम्हारी दया से बच सकती है। कालू भैया, गोरी बहन, रोना बंद करो। मुसीबत के समय जो काम आए वही सच्चा पड़ोसी होता है। ये लो, टोकरी भर सब्जियाँ और पेट भर कर खाओ। धन्यवाद रानू बहन, आज हमें समझ आ गया कि मेहनत से बनाया गया आशियाना और साफ दिल का इंसान हमेशा सुरक्षित रहता है। याद रखना तालू, लालच और जलन का फल हमेशा बुरा होता है। मिलकर रहोगे तो ये जंगल हमेशा हरा भरा रहेगा। चलो, आज से हम सब मिलकर इस जंगल को और सुंदर बनाएंगे और किसी भी पक्षी को भूखा नहीं सोने देंगे।